नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम लोग पुनः भारतीय संविधान के क्रम में ही बातचीत करेंगे। और भारतीय संविधान के क्रम में मैंने पिछले जो क्लास ली थी वह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो विशिष्ट तथ्य थे, उसकी जो परिकल्पनाएं थी और उसकी जो विशेषताएं थी, उन बिंदुओं पर आप लोगों को विशिष्ट जो ज्ञान है वह आप लोगों को दिया गया था। आज की जो मेरी कक्षा है वह मौलिक अधिकार की ही कक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और आज मैं जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अथवा राइट टू इक्वलिटी, उस बिंदु पर बातचीत करूंगा। समता का अधिकार यदि देखा जाए तो यह भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित किया गया है। समता की बात करें, समानता की बात करें तो वैश्विक संदर्भ में देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो थी वहां पर भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। अमेरिकी सरकार ने भी अपने संविधान में देखें तो उसने अपने संविधान में भी समानता का उल्लेख किया। भारतीय संविधान में भी समानता के अधिकार की बात की गई और समानता के अधिकार को देखें तो वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक उसका विश्लेषण हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन इन अनुच्छेदों पर बढ़ने से पहले मैं इस अनुच्छेद 14 से पूर्व जो दो अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के विषय में भी बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा को उल्लेखित करता है। राज्य शब्द की परिभाषा क्या होगी? दरअसल संविधान के भाग 3 में इस राज्य शब्दावली का बार बार उल्लेख किया गया है। तो जब भी राज्य शब्द कहीं पर आएगा तो उसका तात्पर्य क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इसका मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत में जो डिवीजन बनाए गए उसमें जो हमारा सबसे ऊपरी डिवीजन आया वो स्टेट यानी राज्य कहा जाने लगा। आज के समय में 28 राज्य हैं हमारे पास, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप इसके लिए राज्य शब्द समझ बैठे। तो राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो यहाँ बृहद है और राज्य शब्द को आप लोग 3 भागों में इसको तोड़ करके समझ सकते हैं कि यहाँ जो राज्य शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। राज्य का तात्पर्य, सबसे पहली बात तो इसका तात्पर्य हमारी केंद्र सरकार है। इसके साथ साथ संसद भी राज्य शब्द के अंदर निहित है। दूसरी बात मैं करूं, केंद्र सरकार के बाद जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, अब यहां जो राज्य सरकार का उल्लेख हो रहा है इसका मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो जो राज्य का विधानमंडल है वह इस संदर्भ में आता है, राज्य शब्द के अंतर्गत निहित होता है। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये जो 4 शब्द आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल, तो इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका सेंस क्या है, वो तो आप शायद समझ रहे होंगे। लेकिन ये अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी क्या है, यह बिंदु महत्वपूर्ण है या शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसके अलावा स्टेट में जो स्थित ढेर सारे हाई कोर्ट्स हैं,
तो उन्होंने भी इस पर बहुत सारा गहन विश्लेषण किया है और अपने आदेशों में, अपने नोट्स में इसको अत्यधिक व्याख्यायित करने का कार्य किया है। तो देखिए, इसका तात्पर्य सीधा सा मैं साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके वित्त से पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे पूर्ण वित्त से पोषित हो चाहे अल्प वित्त से पोषित हो, लेकिन वित्त से पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं वे सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लीजिए कि ओएनजीसी वो सरकारी वित्त से पोषित एक संस्था है, तो ओएनजीसी भी राज्य की श्रेणी में आता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जब हम पिछले कक्षा में बातचीत करें तो हमने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी जनता को, अपने नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराए। यदि वह नहीं कराता है तो वह चूंकि प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, तो आप उसकी पूर्ति हेतु कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो अन्य प्राधिकारी कौन है? तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वो सारी संस्थाएं, वो सारे ग्रुप्स, वो सब कुछ आएगा जो केंद्र सरकार अथवा राज्य की सरकार के वित्त से पोषित होता है। स्पष्ट है सभी लोगों को? यहां 2-3 बातें और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं कोर्ट की बात करूंगा। देखिए, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर हमारी न्यायपालिका भी आ जाती है। क्या आ जाती है? न्यायपालिका। तो अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या न्यायपालिका इस राज्य शब्द के अर्थ में निहित है? क्या न्यायपालिका इस राज्य शब्द के अर्थ में निहित है? तो इसमें 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु, अगर न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही है तो न्यायपालिका के जो न्यायिक कार्य हैं वे राज्य में निहित नहीं है, वे राज्य शब्द में निहित नहीं है। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि न्यायपालिका यानी हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचले स्तर पर जितनी भी कोर्ट्स पाई जाती हैं, कोई भी कोर्ट हो, यदि वो न्यायिक कार्य को कर रही है तो वे उसके जो न्यायिक कार्य हैं वे राज्य शब्द में निहित नहीं है। लेकिन वह न्यायपालिका अन्य कार्य कर रही है, कोई अन्य कार्य है उसके, अन्य दायित्व हैं उसके। जैसे मान लीजिए कि वो नियुक्ति कर रही है, सपोज मान लीजिए, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका को अपनी नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी नियुक्तियां करता है, हाई कोर्ट अपनी नियुक्तियां करता है विभिन्न पदों पर। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अन्य कार्य वो कर रहे हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि नियुक्ति संबंधी कार्य कर रहा है, तो उस अवस्था में वह राज्य शब्द में निहित हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे? स्पष्ट है सभी लोगों को? अब एक और दूसरी बात मैं स्पष्ट करूं। दूसरा तथ्य यह है वह बीसीसीआई के संदर्भ में है। बीसीसीआई क्या है भाई? आप सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। यह वह बोर्ड है जो भारत में क्रिकेट जैसी खेल को नियंत्रित करता है। तो बीसीसीआई के मामले में भारत में जो विधि आयोग स्थापित हुआ था, विधि आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी। विधि आयोग ने कहा कि बीसीसीआई को भी राज्य शब्द में निहित किया जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीसीसीआई को राज्य शब्द में निहित कर दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि विधि आयोग ने कहा था कि बीसीसीआई को राज्य शब्द में निहित कर दिया जाए, क्योंकि बीसीसीआई पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, भारत वर्ष जो हमारा देश है, जो इंडिया है, उसके शब्द को इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया तो यही जानती है कि भारत के संदर्भ में भारत का ही प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं। और इतना ही नहीं, भारत के संस्थाओं के द्वारा जो पोषित क्रिकेट स्टेडियम्स हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं जो खेल मंत्रालय और अन्य मंत्रालय देते हैं, उन सब का उपभोग भी यह करता है। तो एक बड़ा मुद्दा रहा कि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में भी लाने की बात की जा रही थी। आगे हम सूचना के अधिकार पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहां पर भी इसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल बीसीसीआई वर्तमान में राज्य शब्द में निहित नहीं है, लेकिन विधि आयोग ने इसकी रिकमेंडेशंस दी है। आगे की बात करूं, तीसरा फैक्ट क्या होता है, क्या है? यूएनओ आप सभी लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर स्थापित होने वाली ये एक महत्वपूर्ण संस्था रही, आज भी कार्य कर रही। कितना प्रभावी है ये एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में प्रभावी है, बहुत सारे मामलों में नहीं प्रभावी है। अमेरिका कहीं आक्रमण कर देता है तो वहाँ इसकी आप कह सकते हैं बुरिया बिस्तर बन जाता है।
वहां ये कुछ नहीं बोल पाते, छोटे देश लड़ते हैं तो बड़े देश कूद पड़ते हैं। तो फिलहाल यूएनओ के संदर्भ में भी एक मामला आया, तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो यूएनओ है वो भी राज्य शब्द में निहित नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो न्यायपालिका वाला फैक्ट हो सकता है। बाकी जो सिविल सर्विसेज की लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी सामान्य परीक्षाओं की बात करें तो आप राज्य शब्द के संदर्भ में ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे कि इन 3 भागों में हमने बांटकर इसको विश्लेषित करने का कार्य किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 13 की मैं बात करता हूं। अनुच्छेद 13 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 13 कहीं न कहीं जुडिशियल रिव्यू की ही बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 137 में भी जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। और यहां एक और तथ्य मैं स्पष्ट कर दूं कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनराविलोकन का जो अधिकार है वो कहीं न कहीं हम देखें तो एक अमेरिकी संकल्पना है, लेकिन हमारे संविधान में किसी भी स्थान पर किसी भी अनुच्छेद में कहीं जुडिशियल रिव्यू शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। स्पष्ट है सभी लोगों को, यह शब्दावली नहीं प्रयोग की गई है। हाँ, हमारे संविधान में 2 स्थानों पर देखें विशेषतः, एक अनुच्छेद 13 जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं और एक अनुच्छेद 137। इन दोनों जगहों पर जो प्राविधान है उनको जुडिशियल रिव्यू से जोड़ करके देखा जाता है। आइए अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? देखिए, अनुच्छेद 13 यह कह रहा है कि जो राज्य है, अब राज्य कौन है भाई? अभी मैंने पीछे समझाया राज्य कौन है। तो जो राज्य है वह कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि निर्मित नहीं करेगा जो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। स्पष्ट है सभी लोगों को, राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, और यदि ऐसा करता है तो वह विधि असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी, नियम विरुद्ध घोषित कर दी जाएगी। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य हमारी कोर्ट करेगी। और इसी कारण से यहां पर जुडिशियल रिव्यू शब्दावली का प्रयोग मैंने किया और आपसे भी परीक्षाओं में किया जा सकता है। अब विधि क्या है, तो इसमें आगे चल करके इसके सब आर्टिकल्स में विधि शब्द की भी परिभाषा अनुच्छेद 13 में ही दी गई है। किसकी परिभाषा? विधि शब्द की परिभाषा यहां पर भी दी गई है। और विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का कोई एक्ट हो, कोई अधिनियम हो, किसी भी प्रकार का कोई नियम हो, कोई उपनियम हो, कोई अध्यादेश हो, और यहां तक कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, कोई परंपरा हो, कोई रीति रिवाज हो, वह भी विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत यहां बताया गया है कि वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। और यदि वह भी यानी कोई परंपरा, कोई कस्टम भी हमारा, कोई रीति रिवाज भी हमारे मौलिक संविधानों का, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और ये कौन करेगा? कोर्ट घोषित करेगा। तो अनुच्छेद 13 इसका विश्लेषण करता है। तो ये वो 2 अनुच्छेद हैं जो समता के अधिकार के पहले हमारे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बातचीत करते हैं। आइए समता के अधिकार को, राइट टू इक्वेलिटी को हम लोग अनुच्छेदवार पढ़ते हैं कि किन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें कही गई। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 को देखें तो यह कहता है कि व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 14 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए कि व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। इसमें 2 फैक्ट्स मिल रहे हैं हमको। पहला विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों फैक्ट्स क्या हैं भाई? इनको आइए देखते हैं।
तो विधि के समक्ष समानता की बात करें यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह एक ब्रिटिश परिकल्पना है। कहां की परिकल्पना है? यह एक ब्रिटिश परिकल्पना है, यानी यूनाइटेड किंगडम यूके की परिकल्पना है। और ब्रिटेन में एक विद्वान थे जिनका नाम था डायसी, उन्होंने इस परिकल्पना को दिया था। और इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो जो कोई भी हो, वह विधि के समक्ष समान होगा। चाहे मैं हूं या आप हो या इस हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो होंगे वो विधि के समक्ष समान होंगे। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है भाई? तो विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो यह एक अमेरिकी परिकल्पना है। अर्थात अंग्रेजी में यदि इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये मैंने जैसा आपको बताया, ये कैसी कहां की परिकल्पना है? तो यह यूएसए यानी कि अमेरिकी परिकल्पना है। अब देखिए यहां दो प्रश्न बनेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं परीक्षाओं में। यदि आपसे पूछा जाता है कि समता के अधिकार के अंतर्गत या समानता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहां की परिकल्पना है, वह कहां से लिया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण, यह कहां की परिकल्पना है, तो यह अमेरिकी परिकल्पना है, यह यूएसए से ली गई है। इसको तो मैंने बताया, इसका मतलब तो यह है कि विधि के समक्ष जो है, चाहे वो कोई भी हो, सभी समान होंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, तो हो सकता है कि किसी विशेष वर्ग के लिए किसी विशेष परिस्थिति में कोई अलग विधि बनानी पड़े, तब तो वह असंवैधानिक हो जाएगी। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कोर्ट उसे असंवैधानिक कर देगा। और यह मामला उठाया था संविधान सभा में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब जो हैं, वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। और यहां तक कि बताएं कि जो अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसके भी मेंबर थे। तो उन्होंने कहा कि भैया इस बात को, इस तथ्य को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे चल करके परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो उन्हीं के सुझाव पर पुनः इसको हमारे संविधान में वहां पर जोड़ दिया गया। यानी ये हमारे मूल संविधान में है, ऐसा मत समझिएगा कि ये मूल संविधान में नहीं है, बिल्कुल है मूल संविधान में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग एक सामान्य जनजीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जन्म से जो है वो विकलांग पैदा हुआ, जिसको मोदी जी आजकल दिव्यांग कह रहे हैं, और दिव्यांग कहना भी चाहिए। तो मान लीजिए कोई दिव्यांग पैदा हो गया, तो उसके लिए तो विधि अलग से बन सकती है। मान लीजिए कि कहीं पर लाइन लगाने के लिए आप खड़े हैं बैंक में, तो बैंक में लाइन लगाने के लिए खड़े हैं, तो वहां भाई विधि के समक्ष समानता है, भाई विधि बनी हुई है कि सबको लाइन में खड़ा होना है। तो विशेष परिस्थिति में विकलांग के लिए हम उस लाइन से अलग लाइन तो दे सकते हैं। ये तथ्य यहां स्पष्ट करता है। मान लीजिए किसी की भौगोलिक परिस्थिति अलग हो किसी क्षेत्र की, तो वहां पर हम अलग व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक तरफ जहां यह विधि के समक्ष समानता की बात करता है, तो यह विधि का समान संरक्षण की बात करता है। और यह कहता है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि भैया किसी अलग के लिए किसी अलग प्रकार की विधि का निर्माण किया जा सकता है, और यह यूएसए की परिकल्पना है। अब आगे तथ्य यहां कुछ और भी स्पष्ट करते हैं। विधि के समक्ष समानता में कुछ तथ्य आप लोग नोट रखिएगा जो इसको फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 361 की मैं बात करूंगा। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल हैं, इन लोगों को कुछ मामलों में विधि के समक्ष समानता से आप कह सकते हैं कि यह प्राविधान इन पर अप्लाई नहीं होता है। अब वो मामले कौन है भाई? तो जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यह एक बिंदु है। इसके साथ साथ देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं। फौजदारी के मामलों में इनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं की जा सकती है जब तक ये इस पद पर बने हुए हैं। आप लोगों को एक तथ्य उल्लेखित करना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी बाबरी मस्जिद के मुकदमे में आरोपी थे, अभियुक्त थे।
अब उस समय बीच में एक बार ऐसा हुआ, जब अटल जी की सरकार बनी तो उसके बाद जो है कल्याण सिंह जी को राज्यपाल बना दिया गया। तो जब राज्यपाल बन गए वो, तो उनके ऊपर फौजदारी का जो मुकदमा चल रहा था वह पेंडिंग में चला गया और उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी न्यायालय में उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वो पुनः राज्यपाल के पद से हटे उसके बाद उन पर वह फौजदारी मुकदमा फिर वापस आया। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर फौजदारी के मुकदमे नहीं चल सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यदि सिविल मुकदमा दायर हो रहा है, सिविल मुकदमा का मतलब जैसे मान लीजिए पत्नी का झगड़ा हो, संपत्ति का विवाद हो, बेटे से विवाद हो, किराएदारी का विवाद हो, तो कोई सिविल मुकदमा हो तो सिविल मुकदमा भी इन पर चल सकता है। लेकिन वहां भी एक प्राविधान किया गया भैया कि इनको 2 महीना पहले जो है इनको उसकी सूचना देनी पड़ती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में विधि के समक्ष समानता से छूट दी जा रही है। इसके अलावा एक बिंदु और आप लोग ध्यान रखेंगे, वो क्या, भारत में विदेशी राजनयिक रहते हैं या आते हैं, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी भारत में आते हैं। अभी ट्रंप की यात्रा हुई थी भारत में, तो इन मामलों में भी उन्हें कुछ छूटें दी जा सकती हैं। तो यह तथ्य भी यहां पर आप स्पष्ट रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि हमारे देश में जो सांसद और विधायक महोदय हैं, इन लोगों को भी कुछ मामलों में विधि के समक्ष समानता से छूट मिलती है। जैसे एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इन लोगों के भी गिरफ्तारी के संदर्भ में तथ्य यह है कि किसी भी सांसद या किसी भी विधायक को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उस सदन के अध्यक्ष की अनुमति ले ली जाए। हालांकि यदि कोई ऐसा मामला है तो अनुमति मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विधि के समक्ष समानता पर इन लोगों को देखा जाए तो यहां पर कुछ छूटें मिलती हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये अनुच्छेद 14 है जिसकी बात हम लोगों ने की। ध्यान रखेंगे यहां 2 तथ्य हैं, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। यह ब्रिटिश परिकल्पना है और यह कहां की परिकल्पना है, यह यूएसए की परिकल्पना है। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है भाई? अनुच्छेद 15 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 15 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी भेदभाव का निषेध किया गया है। देखिए मैं बड़े सामान्य शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया। तो पहला आधार है धर्म, दूसरा आधार है मूल वंश, तीसरा आधार है जाति, चौथा आधार है जन्मस्थान और 5वां आधार है लिंग। तो इस तरह से इन आधारों पर भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो निषेधित कर दिया गया है। यह ध्यान रखें कि आपसे पूछा जा सकता है। यह अनुच्छेद 15 के तथ्य हैं। अब अनुच्छेद 15 में और भी सब आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 15(1) है, अनुच्छेद 15(2) है, अनुच्छेद 15(3) है, अनुच्छेद 15(4) है और अनुच्छेद 15(5) है और अनुच्छेद 15(6). यानी अनुच्छेद 15 में ये 6 सब आर्टिकल्स हैं। अब अनुच्छेद 1 ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो वहां एक शब्द जोड़ देता है, लाइन वही दोहराई जाती है लेकिन यहां एक शब्द जोड़ देता है, केवल। क्या शब्द जोड़ता है? केवल। यानी कि इन 5 आधारों पर तो भेदभाव नहीं करेगा लेकिन बाकी आधारों पर भेदभाव कर सकता है। यह तथ्य अनुच्छेद 15(1) में है। इसके साथ साथ देखें तो अनुच्छेद 15(3) बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 15(3) जो है वह भी इसी तथ्य को आगे बढ़ाता है, लेकिन कहता है 2 बिंदु हैं यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो कहता है कि कोई किसी भी महिला की बात करता है। किसकी बात करता है?
महिला की बात करता है और दूसरा बात करता है वो किसी भी बालक की, और वो कहता है कि इन दोनों संदर्भों में कोई विशेष प्राविधान किया जा सकता है। भैया ऐसा नहीं है, एक तरफ संविधान यदि कुछ निषेधित भी कर रहा है तो दूसरी तरफ संविधान कुछ बनाए रखने की भी बात कर दे रहा है। देखिए, एक तरफ जहां भेदभाव का निषेध कर रहा है तो दूसरी तरफ वो कह रहा है अनुच्छेद 15(3) में कि किसी भी महिला के लिए या किसी बालक, बालक का मतलब यहां बच्चे से आप लगा सकते हैं, चाइल्ड की बात है, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है, तो उनके लिए कोई विशेष प्राविधान किया जा सकता है। जैसे जब आप बस में सफर करते होंगे राजकीय बसों में, तो वहां देखते होंगे कि वहां लिखा रहता है कि महिला आरक्षित सीट, वहां लिखा रहता है मान्यता प्राप्त पात्रकार सीट। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोगों को विशेष प्राविधान दिया गया है। जैसे आज जब टॉयलेट यूज करते तो एक लेडीज टॉयलेट होता है, एक जेंट्स टॉयलेट होता है, तो भैया वहां आप ये नहीं कह सकते लेडीज टॉयलेट में घुसते हुए कि हमारा जो है, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप हम लेडीज टॉयलेट में घुसेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। राज्य जो है महिला के लिए, बच्चों के लिए किसी विशेष प्राविधान को कर सकता है, यह अनुच्छेद 15(3) दोहराता है। और अनुच्छेद 15(4) तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15(4) की बात करें तो यह 3 लोगों की बात करता है। एक तो पिछड़े वर्ग की बात करता है, दूसरा ये कहता है SC वर्ग यानी हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं, और दूसरा ST यानी हमारी जो अनुसूचित जनजातियां हैं। पिछड़ा वर्ग SC और ST को 2 आधारों पर, कौन कौन सा आधार है, एक आधार है सामाजिक और दूसरा आधार है शैक्षणिक या शैक्षिक। इन 2 आधारों पर, किन आधारों पर ध्यान रखिएगा, 2 ही आधार हैं यहां पर वर्णित, एक सामाजिक आधार है, एक शैक्षिक आधार है। किसी भी वर्ग में यदि पिछड़े वर्ग में, SC के वर्ग में या ST के वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, तो उस आधार पर राज्य जो है वह कुछ विशेष प्राविधान कर सकता है। विशेष प्रावधान करने का छूट वहां पर राज्य को मिल जाता है अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। देखिए, यह संबंध कहीं ना कहीं आरक्षण की बात करता है। आपको बताएं कि 15(4) मूल संविधान में नहीं था। मद्रास में ये हम देखें तो पहला जो हमारा CAA है, यानी पहला जो संविधान संशोधन विधेयक 1951 है और यह अधिनियमित हुआ 1951 में, उसके द्वारा 15(4) को जोड़ा गया। दरअसल मामला जो है वो मद्रास में एक मेडिकल कॉलेज का था, और मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ सीटें रिजर्व कर दी गई, और उसके बाद जो है एक मुकदमा हुआ जिसको चंपक दोरई मुकदमा कहते हैं। तो उसी मुकदमे के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जो आप वहाँ स्पेशल प्रोविजन कर रहे हैं कुछ वर्ग के लिए एडमिशन में, वो कहीं ना कहीं अवैध है। तो फिर भारत सरकार ने ये 1951 में एक प्राविधान इसमें जोड़ा और उसको वैध किया वहां पर, और वहां पर कहा गया कि यदि कोई सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है, SC का वर्ग है, ST का वर्ग है, तो उसके लिए राज्य विशेष प्राविधान कर सकता है। ठीक है। और 15(5) क्या कहता है? 15(5) जो है इसी तथ्य को, यानी 15(4) के ही तथ्य को और अधिक स्पष्ट कर देता है, और वो कहता है कि इन वर्गों को एडमिशन मतलब प्रवेश, और कहां प्रवेश होगा? जाहिर सी बात है शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान की बात कर देता है। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या हुआ भाई, यानी 15(4) और 15(5) दोनों में अंतर क्या हुआ? तो देखिए, विद्यालय में जब हम बहुत सारे तथ्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में फीस की छूट है, फीस के लिए कुछ बातें हो रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति का प्राविधान है, तो उस अवस्था में 15(4) प्रभावी है, और एडमिशन में जो कोटा होता है उस अवस्था में 15(5) प्रभावी है। ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि जो एडमिशन का मामला है वो भी 15(4) में ही है। जी बिल्कुल नहीं, एडमिशन का जो मामला है वो 15(5) में है, और एडमिशन के अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं वो 15(4) में आएंगे। स्पष्ट है सभी लोगों को? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, मैं बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं आपको। 15(6) की बात मैं यहां लिख रहा हूं, 15(6) को 15(6) तो अब वर्तमान में परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे भाई? दरअसल ये EWS का प्राविधान करता है।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। देखिए यहां किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे 15(6) में किसी जाति का उल्लेख नहीं है, यहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का उल्लेख किया गया है। यानी यहां पिछड़े वर्ग के भी लोग हो सकते हैं, यहां एससी का व्यक्ति हो सकता है, यहां एसटी का व्यक्ति हो सकता है, यहां जनरल का व्यक्ति हो सकता है, माइनॉरिटी का व्यक्ति होता है, कोई भी हो सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। और यह सेक्शन भी हम देखें तो 103वां जो हमारा संविधान संशोधन है जो 2019 में हुआ, और जो पिछली जो हमारी वर्तमान में जो मोदी सरकार है जिसके पिछला जो कार्यकाल था उसमें इसको लाया गया, और 103वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत इसको जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस को शैक्षिक संस्था में, कहां पर भाई, शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्राविधान करता है, लेकिन यहां एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, 10% की बात की गई। ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस को यहां जो कोटा मिला वो केवल 10% का मिलेगा। स्पष्ट है सभी लोगों को? एक और तथ्य स्पष्ट करें, यहां क्या भाई, देखिए यहां जब शैक्षिक संस्था की बात होगी, यहां भी शैक्षिक संस्था की बात हो रही, यहां भी शैक्षिक संस्था की बात हो रही, यहां भी शैक्षिक संस्था, यानी 15(4), 15(5), 15(6) इन तीनों स्थानों पर शैक्षिक संस्थाओं की बात हो रही है। तो शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन भाई? भारत में शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आप कह सकते हैं विस्तृत है। तो हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय हैं नंबर 1, दूसरा हमारे पास जो है वो गैर सरकारी विद्यालय हैं, इसके अलावा हमारे पास वित्त पोषित संस्थाएं हैं। वित्त पोषित संस्थाएं उन्हें कहते हैं कि जिसमें वित्त का पोषण जो है वो सरकार करती है, लेकिन प्रबंधन जो है वो किसी प्राइवेट संस्था कमेटी को होता है। इसके अलावा हमारे पास माइनॉरिटी के संस्थान हैं, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों का जो उल्लेख हमको मिलता है वो अनुच्छेद 31 में मिलता है, अल्पसंख्यकों के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसमें यानी अनुच्छेद 4, 5 और 6 सरकारी पर लागू होता है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट पर भी लागू होता है, वित्त पोषित पर लागू होता है, लेकिन अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी पर लागू नहीं होता है। यानी ईडब्ल्यूएस कोटे का व्यक्ति यदि माइनॉरिटी कॉलेज में जाकर के 10% आरक्षण मांगेगा तो उसे नहीं मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति माइनॉरिटी में जाकर के यहाँ शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण मांगेगा तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट है सभी लोगों को? तो ये हमारा अनुच्छेद 15 रहा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। आइए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। और अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन क्या होता भाई? लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं। यानी जो लोक नियोजन है, जो सरकारी नौकरी है, उसमें सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होगा। किन आधारों पर? तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 16(1) यह कह रहा है। अनुच्छेद 16(1) जो है वो 7 आधारों को गिनवा रहा है। कितने आधार भाई? 7 आधार। तो अनुच्छेद 15 में हमने 5 आधार पढ़े थे। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति। 5 आधार थे। वो 5 आधार यहां पर भी है। उन 5 के अतिरिक्त 2 और आधार हो जा रहे हैं। एक कौन सा? एक उद्भव, और एक आधार हो जा रहा है निवास स्थान। तो अनुच्छेद 16(1) जो है वह 7 आधारों की बात कर रहा है। तो आधार कौन कौन हो गए? वो आधार हो गया धर्म, मूल वंश। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में मूल वंश के स्थान पर नस्ल भी लिखा रहता है, तो सेम शब्दावली है, उसमें कोई अंतर नहीं है। धर्म, मूल वंश,
जन्म स्थान, लिंग, जाति, उद्भव और निवास स्थान, यानी इन आधारों पर राज्य जो है वो लोक नियोजन में सभी लोगों को अवसर की समानता देगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि आप कोई फॉर्म निकला, मान लीजिए सिविल सर्विसेज में आईएएस का फॉर्म निकला, मान लीजिए लेखपाल की नौकरी के लिए एक फॉर्म निकल रहा है, तो वहां सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी उस भर्ती में अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस क्रम में कुछ ऐसा नहीं है, हमारा संविधान जैसे मैंने पीछे कहा कि कुछ देता है तो फिर कुछ रोक भी देता है, और कुछ रोकता है तो फिर कहीं एक रास्ता भी दे देता है भाई किसी को कुछ अलग से देने के लिए। तो कुछ रास्ते हैं कुछ अन्य लोगों के लिए, उन पर बातचीत करते हैं। आरक्षण का मामला होगा निश्चित रूप से, वो मामले कौन हो सकते हैं भाई और क्या तथ्य हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 16(3) की मैं बात करना चाहूंगा। अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16(3) जो है वो निवास के आधार पर विशेष प्राविधान करने का अधिकार संसद को देता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ संसद को। यानी अनुच्छेद 16(3) जो है वो निवास के आधार पर विशेष प्राविधान करने का छूट दे देता है, और कहीं न कहीं इससे छूट मिल जा रही है 16(3) के द्वारा। और आपको बताएं कि अनुच्छेद 371 में यदि आप देखेंगे तो उसमें बी, सी, डी, ई कुछ सेक्शंस हैं, जिसमें अनुच्छेद 16(b) में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात की गई है, इसी तरह कर्नाटक की बात की गई है, मिजोरम की बात की गई है, त्रिपुरा की बात की गई। तो सरकार जो है किसी विशेष रीजन में निवास करने वाले लोगों के लिए यह हो सकता है कि किसी विशेष प्रकार के प्राविधान करने की आज़ादी उसे मिल सकती है, लेकिन ऐसा कार्य केवल कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकती है। और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ प्राविधान हमारे देश के कुछ हिस्सों में प्रभावी भी हैं। अनुच्छेद 16(4) भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16(4) पुनः जो है वह पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरी में यानी लोक नियोजन में आरक्षण की बात कर देता है। किसकी बात कर देता है? आरक्षण की बात कर देता है। और आपको बताएं कि ये बड़ा विस्तृत विवाद रहा भारत में और बहुत सारे मुकदमे रहे, लेकिन इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो आरक्षण है वह किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य के अंतर्गत पिछड़े एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो नौजवान हैं उन्हें नौकरियों में आरक्षण प्राप्त हो जाता है, उन्हें नौकरियों में कुछ विशेष छूट प्राप्त हो जाती है। और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो आरक्षण होगा वह किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है भाई? सॉरी, अनुच्छेद 4 में ही एक और सेक्शन है, उसको भी पढ़ लेते हैं जरा, क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16(4) में 16(4)(1) सेक्शन एक जोड़ा गया और उसके तहत यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में जो राज्य जो है ये इन लोगों को यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी वर्ग के लोगों को, एसटी वर्ग के लोगों को जो नौकरी है उसमें जब पदोन्नति दी जाएगी, पदोन्नति में आरक्षण का प्राविधान कर देता है। और पदोन्नति में जो आरक्षण का प्राविधान है वो अभी भी विवादित है, कोर्ट में बहुत सारे मामले इसमें चल रहे हैं। एक पक्ष जो कहता है नहीं होना चाहिए, एक पक्ष जो कहता है होना चाहिए। फिलहाल हमारे संविधान में अनुच्छेद 16(4)(1) के तहत पिछड़े एससी और एसटी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण की बात कर दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4)(2) का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहां पर बैकलॉग की जो भर्ती आती है, आप यूपीपीसीएस में भी देखते होंगे बैकलॉग की भर्ती आती है, सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर या अन्य मामलों में भी बैकलॉग की भर्ती आती है। तो बैकलॉग भर्ती की भी बात
अनुच्छेद 16(4)(2) करता है, जो भारत में लागू है। बैकलॉग भर्ती को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको प्रतिदिन जो है खाने में एक रोटी दी जाती हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन आप जो है वो आधी रोटी खाएं। तो बैकलॉग भर्ती ये कह रही है कि जब अगले दिन हो सकता है कि जो पिछली आधी रोटी बची हुई है वो आपको अगले दिन मिल सकती है। स्पष्ट है सभी लोगों को? जैसे मान लीजिए कि आपको प्रतिदिन 2 पेंसिल दी जा रही हो, किसी दिन ऐसा हुआ कि आप आए और पेंसिल लेकर के गए एक, और एक पेंसिल आपने लिया नहीं, तो आप कह रहे हैं भैया हमारी एक पेंसिल तो पीछे छूटी हुई है, वो भी हमको चाहिए। तो हो सकता है कि अगले दिन बैकलॉग भर्ती है कि अगले दिन आपको वह पेंसिल मिल जाएगी, यानी अगले दिन आपको 3 पेंशन मिलेगी, क्योंकि 2 तो उस दिन का आपका अधिकार है, एक पिछला अधिकार। तो ये बैकलॉग भर्ती का मामला है। जो सीटें किसी भी भर्ती में रिक्त रह जाती हैं इस वर्ग के संदर्भ में, उन सीटों को आगे की भर्ती में या तो जोड़ दिया जाता है उन्हीं वर्गों के लिए, अथवा उसके लिए स्पेशल अलग से भी भर्तियां आयोजित कर दी जाती हैं, और वो विधि सम्मत हैं, वो संविधान सम्मत हैं अनुच्छेद 16(4)(2) के तहत। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(6) भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 16(6) क्या कह रहा है भाई? अनुच्छेद 16(6) पुनः ईडब्ल्यूएस का प्राविधान कर रहा है। ईडब्ल्यूएस वही जो अनुच्छेद, देखिए आपको याद रखने के लिए स्पष्ट होगा, अनुच्छेद 15(6) में भी ईडब्ल्यूएस है, अनुच्छेद 16(6) में भी ईडब्ल्यूएस है। तो 16(6) क्या कह रहा है? 16(6) कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी नौकरियों में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। और यहां भी जो कोटा निर्धारित किया गया है वो 10% ही निर्धारित किया गया। तो अनुच्छेद 16(6) भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ही जोड़ा गया है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 की बात करूंगा मैं। देखिए अनुच्छेद 17 जो है वह भारत में जो अनटचेबिलिटी थी, यानी जो अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता का निषेध करता है। अब अस्पृश्यता का निषेध करने से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो अस्पृश्यता होती क्या है, इस विषय में बात करें तो संविधान कहीं इसकी कोई परिभाषा नहीं देता। ध्यान रखिएगा, संविधान में बहुत सारी परिभाषाएं हैं भी, बहुत सारी नहीं भी है। तो अस्पृश्यता क्या है इस विषय में संविधान कोई परिभाषा नहीं देता है। फिलहाल अस्पृश्यता के संदर्भ में आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हर व्यक्ति जानता है कि भारत में यह एक कुप्रथा थी, और अनुच्छेद 17 के तहत जो है हमारे संविधान ने इसको निषेधित कर दिया गया, और इसके लिए 2 बार विधियां बनाई गई। पहली एक विधि बनी जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया। ये बहुत पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 जो है, इसके संदर्भ में ये जो सन है 1955, ये बार बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न आता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो उस अवस्था में आपका उत्तर होगा 1955 में। इसके बाद जो दूसरा एक और कानून बना वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना 1976 में, और इसको भी इसी में एक तरह से आप कहें तो यह इसका एक ब्रॉड, इसका एक विस्तृत समूह था, और इसके तहत तो सिविल राइट्स की बात की गई, सिविल नागरिक अधिकारों की बात कर दी गई, और उसके तहत बहुत सारे तथ्य प्रतिबंधित कर दिए गए। जैसे भारत में मैला ढोने की भी प्रथा हुआ करती थी। मैला ढोने का मतलब जो लोग टॉयलेट करते थे, एक वर्ग होता था जिसको वो टॉयलेट जो है उठा करके दूसरे जगह पर फेंकना पड़ता था। तो यह तथ्य है कि ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित कर दिया गया इन दोनों कानूनों के तहत। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में एक और भी विशिष्ट तथ्य है, वो क्या है? ध्यान रखिएगा कि यह एक निरपेक्ष अधिकार है। मैंने जब पिछली कक्षा ली थी तो वहां हमने बताया था कि जो भारत में मौलिक अधिकार का उल्लेख है वह सापेक्ष अधिकार है।
और अमेरिका के मौलिक अधिकारों से भारत का जो मौलिक अधिकार है वो इसी क्रम में अलग होता है। लेकिन भारत में भी अनुच्छेद 17 को देखें तो यह एक निरपेक्ष अधिकार की ही श्रेणी में आने वाला अधिकार है, और इसका मतलब यह है कि इस अधिकार के संदर्भ में कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। सीमा निर्धारित करने का मतलब यह हो गया, जैसे आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि भैया इस आधार पर यहां तक छूना मना है और यहां तक छूना नहीं मना, ऐसा कुछ नहीं है। यह असीमित है, एक ऐसा अधिकार है, असीमित अधिकार है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के निषेध की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 वह उपाधियों का अंत करता है। क्या कर देता भाई? उपाधियों का अंत। देखिए, हमारे देश में एक उपनिवेशवादी शासन था, एक साम्राज्यवादी शासन था, और साम्राज्यवादी शासन ने उसके हित यानी साम्राज्यवादी शासन के हित जिसमें निहित हो जाते थे, उनको वो विशिष्ट तौर पर उपाधियां दिया करते थे। जैसे आप पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। जैसे आप पढ़ते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर जी को सर एवं नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। तो और इन उपाधियों के अंतर्गत सिर्फ उपाधियां ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि इन उपाधियों के अंतर्गत उन्हें विशेष दर्जे की छूट भी दी जाती थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमने कहा कि भारत का हर नागरिक क्या है? समान है, इक्वल है। तो फिर ये दो तथ्य तो एक साथ समाहित हो नहीं सकते हैं। वो कहते ना, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती भाई। अगर सभी समान हैं तो कुछ विशिष्ट लोग उपाधि धारण करते हुए विशिष्ट सुविधा कैसे ले सकते? तो अनुच्छेद 18 ने भारत में उन समस्त उपाधियों का अंत कर दिया जो उपाधियां ब्रिटिश काल में किसी को भी प्राप्त थी। स्पष्ट है सभी लोगों को। लेकिन यहां तथ्य स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहां दो प्रकार की उपाधियों का विशेषतः उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18(1) में। और क्या कहा गया? देखिए, शैक्षिक जो उपाधियां होती हैं, यानी आप इसको एकेडमिक उपाधि कह सकते हैं, एकेडमिक उपाधि या अकादमिक उपाधि, और दूसरा जो सैन्य उपाधियां हैं ये इसके दायरे में नहीं आएंगी। यानी सरकार यानी राज्य जो है वो इन्हें भी दे सकता है और इन्हें भी दे सकता है। यानी जब आप हाई स्कूल पास करते हो तो हाई स्कूल की उपाधि मिलती है, आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन की उपाधि मिलती है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसकी उपाधि मिलती है, आप पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो शैक्षिक यानी अकादमिक उपाधियां दी जाएंगी, और जो सैन्य उपाधियां हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिगेडियर की उपाधि है, कर्नल की उपाधि, तो जो सैन्य उपाधियां हैं वो दी जाएंगी, वो इसके अंतर्गत निहित नहीं है। अब आगे एक विशिष्ट तथ्य है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 1954 में भारत सरकार ने 6 उपाधियों का उल्लेख किया। वो कौन कौन सा भाई? एक था भारत रत्न, दूसरा था पद्म विभूषण, तीसरा था पद्म भूषण, और चौथा था पद्मश्री। ये 4 अवार्ड यानी ये 4 पुरस्कार सरकार ने 1954 में प्रारंभ किया। जब ये प्रारंभ हुए तो भारत में बहुत सारे लोग थे जो ये कहने लगे कि भैया यह जो मामला है वो कहीं ना कहीं वो अनुच्छेद 18 को कहीं ना कहीं समाप्त करने का कार्य कर रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई कि आप किसी को भारत रत्न दे रहे हो, आप पद्म विभूषण दे रहे हो, पद्म भूषण दे रहे हो, पद्मश्री दे रहे हो। और आगे चल करके 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया देना। कहा नहीं भैया इसको नहीं दिया जाएगा भारत में, क्योंकि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कर रहा है। फिर इसके बाद जो है 1980 में, कब 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बन गई, तो इंदिरा गांधी जी ने पुनः इसको स्टार्ट कर दिया और कहा ठीक है भाई ये दिया जाएगा। और इस दौरान कोर्ट में भी इसको लेकर के मामले आते रहे।
फाइनली 1994 में, कब? 1994 में बालाजी राघवन विवाद, बालाजी राघवनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। उसने कहा, सबसे पहली बात उसने कहा भैया एक तो उपाधि होगी, और उसने कहा दूसरा उसने कहा पुरस्कार होगा। तो राज्य जो है, उसने कहा पुरस्कार तो किसी को भी दे सकता भाई, जो अच्छा कार्य करेगा, बेहतर होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाएगा, जो राष्ट्र के सौंदर्य को, उसकी संप्रभुता को, उसके महत्व को चरम पर ले जाएगा, कहीं न कहीं उन्हें कुछ पुरस्कार, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स तो मिलने ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह विश्लेषण किया और कहा कि ये उपाधियां किसी भी दशा में नहीं हैं, ये वो पुरस्कार है जो राज्य देता है अपने जनता को, जो कुछ विशिष्ट कार्य लोग करते हैं और उन्हें ऐसा देना चाहिए। और परिणामतः 1994 में जाकर के यह विवाद समाप्त हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को समाप्त करते हुए इतनी बातें अवश्य कह दी। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने नाम के पूर्व उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। यानी आप या कोई भी व्यक्ति यदि किसी पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति के प्रारंभ में इस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं तो यह गैर कानूनी है। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दे दिया गया, तो उन्हें आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, यह विधि सम्मत नहीं है। इसके साथ साथ आगे बढ़े, अनुच्छेद 18 में और भी तथ्य हैं। जैसे अनुच्छेद 18(4) कहता है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा हो जो विदेशी नागरिक हो और वो भारत में रह रहा हो, भारत में वह कोई कार्य कर रहा हो, भारत में किसी संस्था के साथ वो लिप्त हो, उसे भी यदि कोई विदेशी गवर्नमेंट यदि उपाधि दे रही हो तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। और भारत के नागरिकों को तो अनुमति ही नहीं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ये कहता है, अनुच्छेद 18(3) कहता है कि किसी भी अवस्था में किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा भी यदि कोई उपाधि दी जा रही है तो वह भी विधि सम्मत नहीं होगी, वो भारत का नागरिक नहीं प्राप्त कर सकता। स्पष्ट है सभी लोगों को। तो हमने आज की कक्षा में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो प्राविधान किए गए हैं, हमने उनका विश्लेषण किया। आशा है कि आप लोगों को आसान शब्दों में संविधान के ये अनुच्छेद समझ में आए होंगे। कॉपी और कलम उठाइए और वीडियो को पुनः पीछे करते हुए आप इसे पुनः नोट कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाले प्रश्न 100% गारंटी है कि वह आपको यहां से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।